प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के दौरे पर है और इस दौरान मोदी पहले मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मिर्जापुर से अपना दल एसपी प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल और साथ ही रॉबर्टगंज से अपना दल प्रत्याशी रिंकी कोल के लिए वोट की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। सपा सरकार ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया था, इस बात का आरोप भी लगाते हुए वे नजर आए। पूर्वांचल को माफियाओं का सुरक्षित ठिकाना बना दिया गया था। जीवन या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। योगी जी मेरे स्वच्छता अभियान को बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब माफिया कांप रहे हैं। यही नहीं, मोदी ने कहा कि हम अपना घर बनाते हैं, एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं, हर महीने मिस्त्री बदलते हैं तो वह घर रहने लायक रहेगा क्या। सभी को मालूम है कि एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलना है। और ये सपा और इंडी गठबंधन कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। बताइए ऐसा होता है क्या? मिर्जापुर के बाद मोदी मऊ और देवरिया में रैली भी करेंगे। सामान्य मानवी को भी मालूम है एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर थर कांप रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शनिवार को बारूद फैक्ट्री में धमाके में प्रशासन ने कई मजदूरों के लापता होने की पुष्टि की है और इनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। तो देखिए, सुबह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और रात को अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। वहीं कई महिलाएं भी रात में अपनों की तलाश में पहुंची, जो फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गई। फैक्ट्री में ब्लास्ट से आसपास की बिल्डिंग तक हिल गई। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 15 से 20 फीट का गड्ढा हो गया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गुबार कई मीटर ऊपर तक उठता दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ब्लास्ट कितना भीषण रहा होगा। वहीं बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू घटनास्थल पहुंचे और मौके का जायजा लिया। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, इसको लेकर लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कई परिवार के लोग लापता बताए जा रहे हैं और उनके परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। कई मजदूर लापता हैं। अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिनका रेस्क्यू तो किया जा रहा है लेकिन रेस्क्यू में अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। अपडेट लेंगे, मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दिलीप, आखिर कब तक ये रेस्क्यू खत्म हो पाएगा और कब तक स्थिति साफ हो पाएगी कि कितनी लोगों की इस घटना में जान गई है? देखिए रसिका, रेस्क्यू ऑपरेशन अब अंतिम छोर पर पहुंच गया है। अब जो रेस्क्यू की जो टीम थी, जो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम थी, वो जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था, जहां पे मेन वहां पे लोग मौजूद थे, वहां पे पहुंच चुके हैं। आसपास के पूरे मलबे को हटा दिया गया है और उस मलबे से
कई ऐसे जो बॉडी के जो अंग मिले हैं उसे पॉलीथीन में इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम तरह के टीम यहाँ पे पहुंची है। मेरे पीछे देखिए, ये एनडीआरएफ की टीम भी अब यहाँ पे पहुंच गई है और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ रसिका, कल यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। ये यहाँ पे देखिएगा, ये एक्सप्लोजिव पड़ा हुआ है। एक्सप्लोजिव है जिसे खदानों में या चट्टानों में ब्लास्ट किया जाता है और पत्थरों के टुकड़े किए जाते हैं। ये पूरे एक्सप्लोजिव खुले में पड़े हुए हैं, कई सारे डब्बे से बाहर एक्सप्लोजिव फेंकाए हुए हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन को दिखाना बोलूँगा, कैमरा जूम करके दिखाए। ये एक्सप्लोजिव है, देखिए आप एक सफ़ेद में देख रहे होंगे लंबे से, ये एक्सप्लोजिव है। इसी एक्सप्लोजिव से जहाँ भी यहाँ पे ये इस फैक्ट्री में यही एक्सप्लोजिव बनता था और इसे ही अलग अलग जगहों पर भेजकर बड़े बड़े खदानों में इससे ब्लास्ट किया जाता था। तो फिलहाल यहाँ पे स्थिति ये है कि जो अभी तक जो 9 परिजन वहाँ अंदर पे बैठे हुए हैं, जिनके जो लोग हैं वो लापता है और उनके परिजनों को 9 लोगों को वहाँ बैठाया गया है और वही बैठकर वो लोग जो परिजन हैं वो जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मेरे लोग जो लापता है वो कहाँ है। पुलिस भी उनके साथ बैठी हुई है। फिलहाल स्थिति ये है, सवाल यही है कि देखिए 9 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे परिजन लापता हैं और रेस्क्यू भी चल रहा है और बरामद हो रहे हैं शव के टुकड़े, तो चिंता भी उनकी बढ़ रही होगी और वो भी यही आशा इस वक्त कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये तो पता चल जाए कि हमारा बच्चा या हमारा पति या हमारा भाई जीवित है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि कल से ही जो लोग हैं, जो परिजन हैं, परेशान हैं, वह अपनी जानकारी, जो खोए हुए जो लोग हैं उनकी जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अब यहाँ अंदर में 9 लोगों को बैठाया गया है, अब उससे समझिए कि वो कितने परेशान हैं। हमने उनसे बात किया, उस लोगों से, परिजन से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि सर कल से हम परेशान हैं, हमारे लोग जो इस फैक्ट्री में काम करने आए थे सुबह 6 बजे वो अब तक घर नहीं पहुँचे और हम यही इंतजार में बैठे हैं कि कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, कब हमें जानकारी मिल पाएगी कि हमारे लोग इस दुनिया में है या नहीं। हालांकि प्रशासन ने अब पूरी तरीके से इस जगह पर मुस्तैद कर दी है और कई सारे जेसीबी यहाँ लगाए गए हैं, चैन मॉनिटरिंग लगाए गए हैं। लगातार सफल होता है तो देखने वाली बात होगी और क्या क्या पहलू और क्या जानकारी सामने आती है। दिलीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो वही छत्तीसगढ़ में गौवंश की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। हम आपको बताएं कि सरकार गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आएगी। सीएम ने अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व, वन विभाग के समन्वय से जिसका संचालन होगा, गौवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सा सुविधा मिला ये कोशिश रहेगी। और साथ ही साई सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आ रही है और सड़कों पर खुले में घूमने वाले पशुओं की सुरक्षा और दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों को इस योजना को लेकर कार्य योजना बनाने के आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। तो इस मामले में कांग्रेस संचार विभागाध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। अंततः राज्य सरकार को अब गायों के संरक्षण की, गोवंश के संरक्षण की याद आ रही है। पहले तो गोठान को बंद कर दिया, गोधन योजना को बंद कर दिया, अब गोवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गोठान में आना ही पड़ेगा। अब इसके पहले भी आपने गौशाला बना के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजारों करोड़ रुपए 15 साल में अनुदान दिया था, तब गौशालाओं में गायें मरती थी। गो पालकों के लिए, गोवंश के संरक्षण के लिए सबसे अच्छी योजना है कि गोठानों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, गोधन न्याय योजना चालू किया जाए।
गरियाबंद के फिंगेश्वर में भीषण गर्मी में पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रयास शुरू किया है और यहां के विनायक वार्ड के रहवासियों ने इसको लेकर काम शुरू किया। पानी की बचत के साथ पेड़ों को गर्मी में राहत मिले, इसके लिए देसी जुगाड़ किया गया है और यहां ड्रिप से पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। और साथ ही कोरोना काल में इन्हीं वार्ड वासियों ने अपने रोजमर्रा के काम से सुबह शाम का वक्त निकालकर बंजर कहे जाने वाले कॉलेज मैदान में पौधे लगाए थे। तब मैदान को बंजर बताकर फॉरेस्ट विभाग ने इनकी मदद नहीं की थी। बावजूद इसके अपने खर्च से इन लोगों ने 35 पौधे लगाए थे जो कि अब पेड़ में तब्दील हो चुके हैं। इन पेड़ों को ये स्थानीय निवासी इस गर्मी में भी बचा रहे हैं। हम लोग इसको ना कोरोना काल से चालू किए हैं। ये एक एक पेड़ करते करते अपना 35 पेड़ हो गए। तो किसी ने कहा था कि अरे यार इस बंजर भूमि में एक भी पेड़ नहीं उगे गए थे। तो यही बात हमको दिल से लग गई और हमने अच्छी सेवा करके अभी से 35 से अधिक पेड़ है जो अभी भी जीवित है। ड्रिप लगाने का मकसद ये है कि जैसे इंसान को जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उनको ड्रिप लगा कर उसको पानी को पूरा किया जाता है। तो हम लोग सोचिए सर, अगर पेड़ में अगर हम एक साथ पानी डालते हैं तो इधर उधर बह जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें भी ड्रिप सिस्टम किया जाए। और ड्रिप सिस्टम का सिद्धांत ये होता है कि जो पानी जो है बूंद बूंद करके पेड़ के जड़ तक जाता है, वो पेड़ के जड़ में जैसे जाता है ना तो पूरा क्या है पेड़ के हर अंगों तक पहुंचता है सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे और सीएम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 7:30 बजे गोवर्धनपुर में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे मालवीय रमन गांव में मतरगवा घाट में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वहीं शाम को 7:30 बजे सीएम काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम 7:40 पर डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। रात में 8:15 में गोवर्धन धाम में मंदिर घाट पहुंचेंगे। इसके बाद 8:50 पर वाराणसी लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार हैं। आखिरी के चरण में 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी है और इसको लेकर तमाम दिग्गज वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई ये खबर है। नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन देखने को मिला है। सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे सभी दोषी अधिकारी। सीएम के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने बनाया है सुधार के लिए रोड मैप। वहीं विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्सिंग कॉलेजों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि सेवा से सभी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा जो इस पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाएंगे। साथ ही मेडिकल एजुकेशन विभाग ने नया रोड मैप तैयार कर लिया है जिससे विभाग में सुधार किया जाए और बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन होगा। तो वहीं भोपाल में एक अभियान शुरू हो रहा है जिसपे अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच की जाएगी। अस्पताल और नर्सिंग होम में आग बचाव में पुख्ता इंतजामों का जायजा लिया जाएगा और यह अभियान कल से शुरू होने वाला है। तो देखिए, प्रदेश में तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में यह अभियान होगा और नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम अपर आयुक्त निधि सिंह ने आदेश जारी कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। सोमवार से ये टीम अस्पतालों में जांच करेगी। और चलिए अब बात करते हैं नर्सिंग घोटाले की, जिसमें मुद्दा उठाने वाले रवि परमार को जान का खतरा महसूस हो रहा है, जिसके चलते रवि परमार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी और मिलने का समय मांगा है। रवि परमार ने लिखा है कि मुलाकात कर नर्सिंग घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत आपको सौंपना चाहता हूं। घोटाले में कई बड़े शिक्षा माफिया और अधिकारी शामिल हैं। वहीं रसूखदार लोग मेरे खिलाफ साजिश कर सकते हैं।
अगली खबर भी भोपाल से है, जहां डॉक्टर्स की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है और इन दिनों मौसमी बीमारियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। गर्मी को देखते ही अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें अस्पताल में छाया के इंतजाम होंगे और साथ ही जेपी हॉस्पिटल और बीएमएचआरसी में ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से खरीदी गई नई गाड़ियों को लेकर खबर है, जहां अगर आप ने मध्य प्रदेश में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और अगर वाहन चलाते हुए पाए गए तो 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि जुलाई से सरकार इस पर अमल करना शुरू कर देगी। वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां छुट्टियों के दौरान मिड डे मील बांटने का मामला सामने आया है और एक्शन भी तुरंत ही ले लिया गया है। प्रभारी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मिड डे मील को लेकर विभाग ने सफाई भी दी है। शिक्षकों ने गलती से रिपोर्टिंग की है। बता दें कि गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूलों में मील का वितरण नहीं किया जा रहा है। देखिए, बारात और शादियों में मारपीट के किस्से सुने होंगे और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है शिवपुरी से, जहां बारात में मारपीट हो गई, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन धरने पर बैठ गए। वहीं क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में समझिए। बारात और शादियों में मारपीट के किस्से तो आपने सुने ही होंगे और इस बार बारात की मारपीट का ये चैप्टर मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है। दतिया के जिगना इलाके से निकला ये दूल्हा शिवपुरी अपनी दुल्हन लेने गया था। ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई थी। रात में डीजे की धुन पर नाचते गाते बाराती दुल्हन की घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की बारातियों से कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक आ गई। बारातियों का आरोप है कि कुछ लोग बारात में आए और डीजे बंद करने को लेकर दबाव बनाने लगे, लेकिन जब उन्होंने डीजे बंद नहीं किया तो उन लोगों ने दूल्हे ब्रजेश जाटव के ऊपर धूल मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर आए और बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। इन लोगों ने दूल्हे को भी घोड़ी से उतारकर उसे बेइज्जत किया। तो वहीं दूसरे पक्ष के आरोप की बात करें तो उनका कहना है कि बारात में लगातार आतिशबाजी हो रही थी, इसके साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। डीजे और आतिशबाजी की वजह से मवेशियों में भगदड़ मच गई थी। करीब 2 घंटे तक दूल्हा दुल्हन के साथ घराता बाराती धरने पर बैठे रहे। इसके बाद पुलिस दूल्हा दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों को पिछोर थाने लेकर पहुंची और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बारात लेके ग्राम सुजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे पाल समाज का मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी। और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना है उससे भाई बारातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया। धरने से हटने के बाद दूल्हा पक्ष ने सुरक्षा की मांग पुलिस से की थी। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को शादी के मंडप में पहुंचाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से शादी खत्म हुई। इस झगड़े में पुलिस ने पाल समाज के सज्जन सिंह के पुत्र वीर सिंह की शिकायत पर शैलेंद्र जाटव और कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस अनोखी शादी के बाद गांव का माहौल थोड़ा असहज जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 अंतर्राज्यीय शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि रायपुर पुलिस और एसआईबी की संयुक्त कार्रवाई है। ये दिल्ली से एक शूटर को पकड़ा, कुल 3 शूटरों की गिरफ्तारी हुई है। कोयला कारोबारियों को बंदूक की नोक पर डराकर वसूली करते थे ये शूटर्स। कैसे काम करें और फाइनली ये गैंग्स पकड़े गए। इनका फाइनल जो टारगेट वो कल होने वाला था। कल ये लोग बड़ी मतलब सनसनीखेज तरीके से करने वाले थे। इनको यहाँ तक इंस्ट्रक्शन था कि जो पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर देनी है। तो इस तरह से, और कितना कहाँ मारना है, कैसे मारना है, व्यक्ति को कैसे क्या करना है, ये सब इन्होंने प्लान कर रखा था। तो ये एक जो ऑपरेशन, ये आप इम्पोर्टेंस इस तरह से समझ सकते हैं कि ये अंतर्राज्यीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो इसमें शामिल था उसके द्वारा ये अंजाम दिया जाना था।
और इसमें जो फाइनल अभी जो मयंक सिंह जिसका अभी लोकेशन मलेशिया में आ रहा है, हो सकता है कुछ और लोगों जो झारखंड में हों, तो हम लोग झारखंड ATS से भी संपर्क में हैं और साथ साथ दूसरी एजेंसी से भी, जिनके द्वारा इनपुट शेयर करके हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग हो सकता है कुछ और खुलासा करें इसमें। NIA में एक केस है इनके ऊपर, क्योंकि झारखंड में इनका संबंध वहाँ के जो प्रतिबंधित संगठन है PLFI उनसे था, तो NIA में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है ऑलरेडी। और जो अमन साहू है और उसका सहयोगी है, दोनों काफ़ी दिनों से जेल में हैं। जेल सिंह, हाँ नहीं, मयंक तो कोड नेम है, मैं बताया आपको, मयंक एक कोड नेम है। जो अमन साहू जो मेन कमांडर है इसका, इस गैंग का, उसके PLFI से संबंध रहे हैं। 10-12 लोग हैं, वो तो बदलते रहते हैं। जाहिर सी बात है, एक दो आदमी है जिसके ऐसे एस्पिरेशंस हैं, तो जो भी वहाँ पे उसके एसोसिएट हो सकते हैं उनके साथ वो गैंग बनाते हैं। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खापूपाड़ा के बीच रविवार रात टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान 110 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकरा सकता है और इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी में उत्तरी हिस्से में न जाने को कहा है और रेमल के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम से लेकर बिहार तक बारिश होने की संभावना है। वहीं चक्रवात रेमल के चलते कोलकाता एयरपोर्ट से रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक 21 घंटे के लिए उड़ानों का संचालन निलंबित रहेगा और भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में 9 आपदा राहत टीम तैनात की है। इसके अलावा बंगाल में NDRF की 12 टीमें तैनात की गई हैं। भोपाल में शताब्दी एक्सप्रेस के AC कोच में ऐसी खराब हो गया है। वहीं भोपाल से ग्वालियर आते समय गर्मी में उबले AC कोच में बैठे यात्री, जिसके बाद बोगी में हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी AC को नहीं सुधारा गया। वहीं साथ ही भोपाल से बिना AC कोच में बैठने को मजबूर हो गए यात्री। तो देखिए, AC कोच में यात्री बैठे तो AC का टिकट भी कराया कि आराम से भीषण गर्मी में ठंडक के साथ पहुंचेंगे, यात्रा को संपन्न करेंगे, लेकिन उस कोच का AC ही नहीं चल रहा था, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने कहा कि इसकी सूचना तो हमने रेलवे को दे दी, लेकिन उसके बाद भी AC को ठीक नहीं कराया गया। अरे AC तो बंद है, ये चालू तो करो दादा। पूरी ट्रेन का कब से बंद है? शताब्दी का कब से बंद है सर? भोपाल से बंद है। भोपाल से बंद है। सर आप कुछ बोलिए, कब से बंद है आपका? भोपाल से बैठे ना, भोपाल से बैठे सबसे बंद ही है। सबसे AC बंद है, पूरा परेशान हो रहे गर्मी के मारे, कंप्लेंट कर दी। साइंस के इनोवेशन के कुछ फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी। विज्ञान इन्हीं तकनीक का गलत इस्तेमाल कर इंसान गुनाह कर बैठता है और पहुंच जाता है सलाखों के पीछे, क्योंकि गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की निगाह से बच नहीं सकता। सीधी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है पूरा मामला। पुलिस की गाड़ी से उतर रहे जंजीरों में कैद ये आरोपी कोई मामूली बदमाश नहीं है, बल्कि ऐसे शातिर हैं जिनकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन बदमाशों ने तकनीक का सहारा लेकर ऐसी करतूत की है जिसने एक नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। आरोपी ब्रजेश प्रजापति वॉइस चेंजर तकनीक का सहारा लेकर आदिवासी लड़कियों को फोन करता था और ऐप से आवाज बदलकर स्कॉलरशिप के कागजात कंप्लीट करने के बहाने खुद से मिलने के लिए बुलाता था। मैडम से मिलने आई लड़कियों से आरोपी ब्रजेश मैडम का लड़का बनकर मिलता था। आवाज बदलकर भोली भाली लड़कियों को फंसाने का मामला जैसे ही खुला तो हड़कंप मच गया और फिर तकनीक का इस्तेमाल करके रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुलासा हुआ वो ये था कि वो मैजिक ऐप का उपयोग करते हैं और मैजिक ऐप के बारे में उसको उसके साथियों ने बताया था
और उसके साथी भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, और ये इन्होंने ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो अभी तक 7 की हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास 4 FIR हुई हैं इसमें, और उन चारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जो इसमें आरोपी हैं। कैसे गिरफ्तार हुआ आरोपी? हाथ के निशान की पीड़ित छात्रा ने पहचान की। निशान के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला ज्यादा बढ़ा तो प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधी की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि स्कॉलरशिप का झांसा देकर 7 आदिवासी छात्राओं का बलात्कार करने का मामला अत्यंत व्यथित करने वाला है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस रेप कांड में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाए। मामला सामने आते ही सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने एक्स पर लिखा कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और फिर घटना की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई, जिसके बाद आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। मामला बेहद संगीन है। जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल 9 सदस्यीय SIT टीम ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस खौफनाक वारदात में और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। विस्तार न्यूज़ के लिए सीधी से शरद गौतम की रिपोर्ट। तो देखिए, विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है, और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ा करने का काम हो रहा है। देखिए। विकास के लिए मिलजुल कर किया गया सहयोग हमेशा मिसाल बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन में, जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली ये खबर तब सामने आई जब उज्जैन के केडी गेट से लेकर इमली तिराहे तक की सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात यह थी कि इस रास्ते में आने वाले वो धार्मिक स्थल जिन्हें हटाने की जरूरत थी। आमतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर कई बार तकरार देखने को मिलती है, लेकिन उज्जैन के रहवासी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। मंदिर मस्जिद को हटाने पर आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा भी था, लेकिन उज्जैन के लोग विकास में बाधक नहीं साधक बनते हुए नजर आए। धार्मिक स्थल तोड़े तो उसके लिए मतलब प्रशासन और प्रशासन का जो सहयोग रहा, हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि मतलब जब शासन और प्रशासन ने जब पैसा लगा दिया और अपने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर वो ये कर रहा है तो अपन भी इसको करें। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी चीज है, और ये विकास होता रहना चाहिए। प्रशासन के सामने सड़क का चौड़ीकरण कराना आसान नहीं था। सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे और विकास के लिए रास्ता भी निकल आए, ये चुनौती थी। आपको जैसे मालूम है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण रोड है, और इसमें काफ़ी जो हमारा 15 मीटर का जो मास्टर प्लान का रोड है उसके ROW में काफ़ी कुछ निजी निर्माण और धार्मिक स्थल आ रहे थे, और आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी समन्वय बनाकर सब लोगों से चर्चा की गई, और पिछले 2 दिन से लोगों ने अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से अपने जो निर्माण है वो हटाए हैं। जी, ये 2 चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, इसमें लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मी जो है वो कल भी तैनात थे, और आज भी हमारी पर्याप्त संख्या में बल तैनात है, और जो धार्मिक स्थल हटाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग। उज्जैन के लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। जब सिंहस्थ आता है तब इसमें बड़ी बड़ी जो पेशवाई हैं वो इसी मार्ग से निकलती है। पंचक्रोशी यात्रा रहती है तो इसी मार्ग से आस्था का जन सैलाब उमड़ता है, और इस रोड का चौड़ीकरण के लिए अपने आसियानों को उन्होंने खुद ही तोड़ा है। जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा है, नगर निगम टीम की मदद से तोड़ा है। खैर, उज्जैन में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ एक अच्छा संदेश देती हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण भी दे रही हैं। ऐसे ही मिलजुल कर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर झाबुआ से है, जहां SP पद्मश्री विलोचन शुक्ल की पहल पर
पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया और समर कैंप पे फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक, हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल, स्केटिंग का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में मेहंदी, योगा, जुम्बा डांस और कई एक्टिविटी का आयोजन भी किया गया। तो देखिए, लगातार गर्मी देखने को मिल रही है और राजगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश हर किसी को सता रही है। इंसान तो इंसान, भगवान भी इससे अछूते नहीं है। और साथ ही जिले में खिलचीपुर के मंदिरों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में एसी लगाए जा रहे हैं। 24 घंटे ये एसी चल रहे हैं ताकि भगवान को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा सके। और इतना ही नहीं, गर्मी में भगवान को ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी की कलश पे पानी रखा गया है। भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए फल और फूल के रस से स्नान करवाया जा रहा है। साथ ही भगवान को ठंडा पकवान का भोजन भी लगाया जा रहा है। फूलमाली समाज खिलचीपुर द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर एसी लगवाई गई है, जिससे भगवान को थोड़ी राहत प्रदान हो सके। एसी 24 घंटे चालू रहती है। साथ ही मंदिर पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको राहत प्रदान हो सके। भोग में ठंडा भोग भी लगाते हैं, आम का रस है, केरी का पन्ना है वगैरह, कभी लस्सी का भोग है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गर्मी का दौर लगातार जारी, आसमान से बरस रही है गर्मी। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो सोमवार के बाद लू चलने की आशंका भी जताई जा रही है। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तो मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर दी है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। तो वहीं सोमवार के बाद लू चलने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। कई जगहों पर आज बादल भी छाए रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में मौसम के हाल की। नौतपे का दूसरा दिन है। तो देखिए, 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, मुरैना, आगर मालवा, निमाड़ में लू का अलर्ट जारी किया गया। वहीं टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम में, राजगढ़ में भी लू का रेड अलर्ट रहने वाला है। 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट है। जो जिले शामिल हैं ऑरेंज अलर्ट में वो भी हम आपको बता देते हैं। इंदौर, ग्वालियर, भिंड, दतिया में ऑरेंज अलर्ट रहने वाला। अशोकनगर, सागर, गुना, शिवपुरी में भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो देखिए, लगातार भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। नौतपे का दूसरा दिन है आज, जहां पर 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया, तो 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।